हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आज मैं आपके सामने अपना नया सिद्धांत लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा था और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज़ मेरे कहने से उस वीडियो को या उस सिद्धांत के जितने भी पार्ट्स हैं उनको रेगुलर देखें एक बार, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। गाइस देखिए, ये जो थॉर्नडाइक थे इन्हीं को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम थोड़े से बिंदु थॉर्नडाइक के ऊपर लिखेंगे जो कि हमें याद होने थोड़े से ज़रूरी हैं, क्योंकि जिसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसके बारे में मोटा मोटी बातें हमें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले इन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं और इसी सिद्धांत के उपनाम भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कि ये जो सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके उपनाम भी हैं। कहने का अर्थ है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है? सबसे पहले इसको बोला जाता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, पहला नाम इसका ये है। दूसरा है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा नाम है इसका, इसी को संयोजनवाद से के नाम से भी जाना जाता है, संयोजनवाद। ठीक है, उसके बाद चौथा नाम है इसका संबंधवाद। संबंधवाद भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा नाम है इसका बंध का सिद्धांत। ठीक है, तो गाइज ये 5 इसी सिद्धांत के उपनाम है, यानी इन नामों से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। सबसे पहले प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले हमने प्रयास किया, त्रुटि हुई, जो त्रुटि हो गई है वो दोबारा ना हो इसलिए हम उससे सुधार कर लेते हैं। सुधार कर लेते हैं तो हम तरक्की को प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिससे त्रुटियां नहीं होती, लेकिन वही व्यक्ति संभलता है या सक्सेस होता है जो कि त्रुटि को दोबारा दोहराता नहीं है। यानी बार बार प्रयत्न करने पर जो त्रुटियां होती हैं वो कम होती जाती हैं। त्रुटियों की संख्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। किसी भी चीज को हम सीखते हैं या किसी भी प्रश्न को हम याद करते हैं, ठीक है, हम अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो एक बार पहली बार पढ़ेंगे तो उस प्रश्न में हमें 10 समस्याएं आती हैं। ठीक है, फिर हम उसको दूसरी बार तीसरी बार पढ़ते हैं तो वो समस्याएं क्या होती जाए? कम होती जाती हैं। तो बार बार प्रयत्न करने पर त्रुटियों की जो गिनती है या त्रुटि जो अधिक होती हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। इसी प्रकार प्रयत्न व भूल, प्रयत्न करने पर अगर कोई भूल हो जाती है जिससे समस्या पैदा हो जाती है तो वो भूल हम दोबारा नहीं करते। यानी जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, अगर उस रास्ते में पत्थर पड़ा है, अगर एक दिन उस पत्थर से आपकी ठोकर लग जाती है तो जब भी उस रास्ते से जाएंगे और वो पत्थर आएगा आप ध्यान से चलेंगे, यानी कि एक बार गिर गए तो आप बार बार भूल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए संबंधवाद, बंधवाद, इसका अर्थ है कि किसी भी जंतु को, जीव को अगर किसी चीज से बांध दिया जाता है, ठीक है, तो वो उसके अनुकूल अनुक्रिया करने लगता है। ठीक है, अब देखिए इसको ये तो थे इसके उपनाम। ठीक है, अब चले इसी में लिख लेते हैं, ये उपनाम हो गए। अब थॉर्नडाइक के बारे में 2-3 बातें हमें जाननी थोड़ी सी जरूरी है। सबसे पहले देखिए थॉर्नडाइक
मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यानी ये पशुओं के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा, यह शिक्षा मनोविज्ञान, यह शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और सबसे विशेष बिंदु कि यह विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, 3 बंदे कि थॉर्नडाइक जो थे वो मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न आते हैं, पशु की जगह अन्य जीवों के नाम दे देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान दे देंगे, इस प्रकार। और इन्हीं को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो हमारा उत्तर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, उसके बाद विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री भी कौन थे, थॉर्नडाइक। ये हमारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसपे मैं इम्पोर्टेंट लगा रही हूँ। तो आप लोग भी इन तीनों बिंदुओं को अच्छे से याद करेंगे। इसी के आगे देखिए गाइस, इसके अंतर्गत मैं जो भी बिंदु लिखवाती हूँ, तो अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो बहुत सारा एक तरह से बोलेंगे कि अशुद्धियाँ भी होती हैं और बहुत सारा मिक्स सा हो जाता है। जो नहीं पढ़नी चीज़ें वो भी उसमें पढ़नी पड़ती हैं। और इन बिंदुओं में मैं केवल आपके लिए छटनी करके लेके आती हूँ कि आपके लिए वही बिंदु लिखाई जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। अब देखिए, चौथा बिंदु, इन्होंने अठारह सौ 1990 से 1913 ईस्वी के बीच अनेक जंतुओं पर प्रयोग किया। ठीक है, अनेक जंतुओं पर प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हम पहले से जान रहे हैं कि ये कौन थे, ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं पर इन्होंने 1890 से लेकर के 1913 के बीच में विभिन्न प्रकार के जंतुओं, जीवों पर अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए। 5वां बिंदु, 1898, अंडरलाइन कर रही हूं, 1898 में पहली बार इन्होंने प्रयास व त्रुटि का विचार दिया। यानी कि 1898 में इन्होंने जीव जंतु पर प्रयोग करके प्रयास व त्रुटि का विचार व्यक्त किया और इसी को प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को इन्होंने इसके अंतर्गत लिया। ठीक है, उसके बाद है लास्ट बिंदु, हम बोलेंगे एक तरह से कि 1913 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भूखी बिल्ली पर
प्रयोग कर वर्तमान सिद्धांत दिया। ठीक है, देखिए कि 1913 में इन्होंने एक बिल्ली पर, जिसे कुछ दिनों तक भूखा रखा गया या एक तरह से बहुत भूखी थी, उस पर प्रयोग किया और उसी प्रयोग के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप या प्रयोग के द्वारा इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उद्दीपन गाइस मैं आपको बता चुकी हूं कि उद्दीपन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत वही है कि कोई भी जीव अनुक्रिया तभी करेगा जब उसके सामने उद्दीपन प्रस्तुत किया जाएगा। जिस प्रकार हमने पावलोव के सिद्धांत में भी पढ़ा था कि जो कुत्ता था वो भोजन को देख करके लार टपकाता था, अगर भोजन नहीं होता तो क्या वो लार टपकाता, तो उद्दीपन उसके लिए भोजन था। इसी प्रकार इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और चलिए इस प्रयोग के बारे में थोड़ा सा बता देते फिर हम लोग प्रयोग शुरू करेंगे। देखिए कि थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली ली जिसको उन्होंने कुछ दिनों तक भूखा रखा ताकि भूख के बाद वो कोई अनुक्रिया कर सके। ठीक है, उसे उन्होंने एक पजल बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार का पजल बॉक्स था कि उसमें से थोड़ा सा छेद या थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी जिससे भोजन की स्मेल उसके नाक तक जा सके, और भोजन की स्मेल उसके नाक तक जाते ही वो सोचे कि आसपास भोजन है तो वो कोई अनुक्रिया करे। ठीक है, और अनुक्रिया के दौरान जहां से भोजन की सुगंध आ रही थी वहीं पर एक बटन था, और उस बटन पर जैसे ही बिल्ली का पैर गया वैसे ही दरवाजा खुल जाता था, और दरवाजा खुलते ही सामने उद्दीपन के रूप में उन्होंने एक मछली प्रस्तुत की थी। यानी कि वो जो बिल्ली का भोजन था वो एक मछली थी, और उस मछली को पजल बॉक्स के बाहर रख दिया और उसकी सुगंध उसके पजल बॉक्स के अंदर गई, और पजल बॉक्स में जैसे ही सुगंध गई तो बिल्लू ने जब भोजन की सुगंध को महसूस किया, सूंघा, तो उसने अनुक्रिया करना शुरू कर दिया, हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, उछलना शुरू कर दिया, और उछलते उछलते गलती से उस बटन पे उसका पैर चला गया और पैर चलते ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही वो बिल्ली बाहर आ गई। ऐसा उसने एक बार किया। दूसरी बार पहली बार जब उसने किया तो उसको समय अधिक लगा, दूसरी बार किया तो उसको थोड़ा समय, ऐसे ही बार बार प्रयोग करने पर बिल्ली को उस पजल बॉक्स के बारे में पता लग गया था। ठीक है, जबकि बिल्ली एक मंद बुद्धि जंतु है, जीव है, फिर भी वो समझ गई थी कि इस बटन को दबाने से वो दरवाजा खुल जाता है और वो भोजन को प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को अगर हम किसी चीज से बांध देते हैं या उसको कोई अनुक्रिया करने पर मजबूर करते हैं तो वो 100% उस चीज को सीख जाता है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखिए इसके अंतर्गत मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रही हूँ कि उन्होंने पजल बॉक्स किस प्रकार था और उद्दीपन किस प्रकार प्रस्तुत किया, फिर इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने एक पजल बॉक्स लिया जो चारों तरफ से बंद था। ठीक है, इस पजल बॉक्स के अंतर्गत बिल्ली को छोड़ दिया गया जो कई दिनों से भूखी थी। ठीक है, और यहां पर गेट था और यहां पर गेट के सामने ये बटन था, ये लीवर हम बोलेंगे इसको। ठीक है, और यहां पर उन्होंने बॉक्स के बाहर एक प्लेट में एक मछली रख दी। मछली की गंध जैसे ही बिल्ली के नाक में पड़ी तो उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया और गलती से इस लीवर के ऊपर
उसका पैर आ गया, लीवर के ऊपर पैर आते ही गेट अपने आप खुल गया। जैसे गेट अपने आप खुला, बिल्ली ने भोजन को खा लिया। ठीक है, तो ये जो क्रिया वो बार बार करती थी, इस लीवर को वो समझ गई थी कि इसके बटन दबाने से ये रास्ता क्या हो जाता है, खुल जाता है। ये है इसका पजल बॉक्स। ठीक है, अब देखिए कि बार बार क्वेश्चन आता है कि थार्नडाइक ने किस जीव पर प्रयोग किया था, तो आपका उत्तर क्या होगा, बिल्ली पर प्रयोग किया था। जबकि प्रश्न ये भी आते हैं कि थार्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के जंतुओं पर, पशुओं पर प्रयोग किया था, लेकिन उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके किया था, जो कि भूखी थी। और उद्दीपन के रूप में उसके सामने क्या था, उद्दीपन के रूप में उसके सामने मछली प्रस्तुत की गई थी। भोजन के रूप में मछली को प्रस्तुत किया था, क्योंकि मछली जो होती है उसकी गंध बहुत दिनों तक रहती है और बहुत दूर दूर तक भी जाती है, जो कि बिल्ली के पजल बॉक्स के अंदर तक चली गई। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कल हम इस सिद्धांत के प्रयोग को लेके आएंगे और हम इनके नियमों को भी जानेंगे जो थार्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत बनाए थे। और आशा करते हैं कि हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको यही कहूँगी कि दोबारा इस वीडियो को देखिए, 100% आपके समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।